नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसको हम सेवन सिस्टर्स स्टेट के नाम से भी जानते हैं, सिक्किम को इंक्लूड करें तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता है। अरुणाचल प्रदेश ऊपर आता है, उसके बाद आपका असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। आज़ादी के पहले अगर हम बात करें, असम वैली हुआ करती थी, इसके अंदर ये अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे। असम से ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स को तोड़ के अलग निकाला गया। तो अभी ऐसा क्या हुआ है कि जिनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं बॉर्डर को लेके, या जो स्टेट्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक को आज हम समझेंगे आज की हमारी वीडियो में। सोमवार को असम और मिजोरम में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप IAS पर। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है ये, फांगपुई नेशनल पार्क को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन पार्क, ब्लू माउंटेन पार्क, येलो माउंटेन पार्क या मीजो हिल्स नेशनल पार्क? आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम न्यूज़ पे। तो अभी रिसेंट में न्यूज़ निकल के आई कि असम और मिजोरम बॉर्डर पर क्लैशेस हुए, जिनकी वजह से 6 असम पुलिस के जो ऑफिसर्स थे या फिर पर्सनल्स थे उनकी डेथ हो गई। और ये इशू और ज़्यादा आप बोल सकते हो वायलेंट हो गया है वहाँ पे। तो ऐसा क्या हुआ, तो पहले और देखें अगर हम न्यूज़ में, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये असम और मिजोरम वाला बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे CRPF की एक ड्यूटी पोस्ट है, जहाँ पे CRPF ड्यूटी करती है। यहाँ पे मिजोरम पुलिस आती है और यहाँ पे असम पुलिस है। लेकिन क्या होता है, असम पुलिस यहाँ से आगे बढ़ती है, ठीक है, इस रास्ते के थ्रू, और इस पॉइंट पे आके दोनों में क्लैशेस हो जाते हैं। यहाँ पे गन फायर होती है, इवन IED ब्लास्ट भी बोले जा रहे हैं कि हो रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है? तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है, फॉरेस्ट एरिया। ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड बॉर्डर को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट है कुछ। यहाँ पे असम मिजोरम को लगता है कि ये पार्ट इसका है और असम को लग रहा है कि ये पार्ट इसका है, लेकिन दोनों में एक डिस्प्यूट बना हुआ है। ये लाइंस क्योंकि ब्रिटिश टाइम से ड्रॉ की गई थी और अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या बॉर्डर कहाँ से निकलता है। अब रिसेंट में अगर हम बात करें तो असम, यहाँ पे मिजोरम के लोगों का कहना है कि असम साइड से कुछ पुलिस पर्सनल्स आए, उन्होंने इनको डराया धमकाया, और सेम असम के साइड के लोगों का कहना है कि मिजोरम के साइड से लोग आए, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। तो दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, क्लियरली अभी किसी के साइड से कुछ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई, गन एक्सचेंज हम बोल सकते हैं, गन फायर हुआ। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है अभी ऐसा नहीं है कि नया है, इसके पहले भी इस एरिया में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं सेम इसी एरिया को लेके। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें इस एरिया को लेके तो कहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मिजोरम है उसको बनाया गया असम से ही निकाल के, ठीक है। असम आपका एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, उससे बहुत सारे स्टेट निकले, तो ऐसे ही असम से काट के मिजोरम निकाला गया। 1972 में पहली बार इसको एज यूनियन टेरिटरी एस्टेब्लिश किया गया, और बाद में 1987 में फुल फ्लेज्ड स्टेट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा मैप है। यहाँ पे नीचे वाला जो ये आपको पार्ट दिख रहा है ये मिजोरम है, और ऊपर यहाँ पे ये असम बॉर्डर यहाँ से शेयर कर रहा है। असम और मिजोरम की अगर हम बात करें तो लगभग 164.6 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं ये लोग। इंटर स्टेट जो बाउंड्री है दोनों के बीच में वो है आपकी 164.6 किलोमीटर्स। अब लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे बाउंड्री, तो जैसा ये मैप में दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे सर ये ऐसी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे कोई नदियां निकली हुई हैं, रिवर्स हैं। तो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ये चीजें एग्जैक्ट नहीं दिख पा रही है कि एक्चुअल लाइन क्या है, ये पता नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पे एरिया ऐसे हैं कि जो शेयर होते हैं, तो बेसिकली असम के यहाँ पे अगर हम देखें तो सदर्न पार्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये कॉर्नर वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है करीमगंज, मिडिल वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका हैलाकांडी, और सबसे नीचे वाले इसको चाचर डिस्ट्रिक्ट या चाचर प्लेन्स बोला जाता है। वहीं पे मणिपुर के जो एरिया है जो इससे बॉर्डर करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन से, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है आइजोल डिस्ट्रिक्ट, जो कि इसकी कैपिटल भी है। ऊपर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ये है आपका कोलासिब डिस्ट्रिक्ट, और सबसे कॉर्नर में जो यहाँ पे है ये है मैमित डिस्ट्रिक्ट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट असम के यहाँ से जो मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर कर रहे हैं। साइड में यहाँ पे आपका ये मणिपुर पड़ जाता है, ऊपर असम से बॉर्डर करता हुआ नागालैंड, इस साइड को मेघालय पड़ गया,
सबसे नीचे अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आइजॉल डिस्ट्रिक्ट का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और साथ में कोलासिब का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, और छाछर प्लेन यहाँ पे पड़ता है लैलापुर करके जगह, जहां पे लैलापुर में अभी हाल ही में ये इंसिडेंसेस हुए हैं। इससे और आगे अगर हम बढ़े तो ये आप देख सकते हो एंशियंट मैप है किसका, हमारा असम का, ठीक है, ये असम का हमारा एंशियंट मैप है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये है मणिपुर, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता था पहले लुशाई हिल्स, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको लुशाई हिल्स बोला जाता था। और इसी हिस्से को, जो लुशाई हिल्स वाला हिस्सा था, इसी को हमने काट के क्या बनाया, अलग से मिजोरम बनाया। ऊपर भी ऐसे आप देखो तो यहाँ से नागालैंड वाला पार्ट अलग निकला, तो ऐसे असम से ही ये स्टेट्स निकले हुए हैं। तो ये डिविडेशन की बात कब आई यहाँ पे, तो बेसिकली ये डिविडेशन होता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब जो ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड किया हुआ था, बेसिकली उन्होंने किस वजह से किया था, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के चलते, कि जहां पे उनको कमर्शियली फायदा दिखा उस हिसाब से वो डिवाइड करते चले गए। अब ब्रिटिशर्स ने बाउंड्रीज ऑन पेपर तो बना दी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है उसको कभी भी वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। तो वहां पे ये भी नहीं देखा कितने सेंसिटिव एरियाज हो सकते हैं, कैसी कम्युनिटीज रह रही है। तो ये ब्रिटिशर्स की एक लूपहोल की वजह से आज भी हम इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर इशू है वो भी इसी वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लाइन खींच दी ऑन पेपर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके उसको कभी वेरीफाई नहीं किया। सेम यहाँ पे इस केस में होता है। इस केस में अगर हम और बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो, ब्रिटिशर्स ने जब डिवाइड किया तो 1875 में सबसे पहला नोटिफिकेशन लाया गया, नोटिफिकेशन डिवाइड करने के लिए। इसमें क्या हुआ, जो लुशाई हिल्स थी, ये जो नीचे वाला पार्ट था, और ये जो चाचर प्लेन्स था, सबसे पहले इन दोनों को अलग किया गया। फिर इसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन लाया गया सर 1933 में, 1933 में, जिसमें क्या हुआ, लुसाई हिल्स और ये जो मणिपुर वाला पार्ट है, इन दोनों को अलग किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि ये लुसाई हिल्स वाला पार्ट अब पूरे तरीके से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर भी हट गया और यहाँ पे आपका चाचर प्लेन्स भी हट गया। अब प्रॉब्लम कहां से आती है कि अगर हम बात करें कि जो मीजो चीफ्स है, ठीक है, जो मिजोरम के जो लोग हैं या वहां के जो हेड्स है, वो यहाँ पे मानते हैं 1875 की नोटिफिकेशन को, वो 1875 की नोटिफिकेशन को मानते, उनके अकॉर्डिंग यहाँ का कुछ हिस्सा जो है वो लुसाई हिल्स में आता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो असम है वो मानता है 1933 की, यहाँ पे क्या है, जो नोटिफिकेशन लाया गया था उसको, जिसमें जो ये वाला जो कुछ पार्ट बच रहा है जो लैलापुर के आसपास, वो यहाँ पे इसको चाचर प्लेन का पार्ट मानता है। यहीं से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी नया कंसेप्ट है, यहाँ पे 150 साल पुराना ये कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और चीजों पे बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इनिशियली जो 1930s और 1933 का जो यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन आया, उसमें जो मीजो चीफ थे उनकी कोई भी कंसेंट नहीं ली गई, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पे होनी चाहिए, लुसाई हिल्स जो उस टाइम पे थी, मिजोरम थी, उनसे कंसेंट नहीं किया गया। ये नॉर्मली ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग इसको कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ये सब किसने बोला है, तो जो मिजोरम की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो वहाँ के एनजीओज हैं, जो वहाँ के यहाँ पे एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी, तो इन सारे लोगों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था 2018 में, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये पार्ट हम 1933 के अकॉर्डिंग नहीं मानते, हम 1875 के अकॉर्डिंग मानते हैं। वहीं पे दूसरी लाइन में इन्होंने लिखा कि 1875 की जो इनर लाइन है हम उसको मानेंगे, ठीक है। और अगर आप 1933 लेते हो तो इन्हें क्या हो सकती है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मेनली इनका टारगेट था बांग्लादेशीज के जो आ रहे हैं, वो यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या ये इशू यहीं तक सीमित है, तो आंसर है नहीं। ऐसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में और भी इशूज है। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1971 का, उसके बाद से ही असम से जितने स्टेट्स निकले, फिर चाहे वो नागालैंड हो, मेघालय हो, फिर या फिर मिजोरम की बात हो, मणिपुर की बात हो, इन सब के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है। जैसे असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है ही, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर यहाँ पे असम और मणिपुर के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट्स टाइम टू टाइम चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये डिस्प्यूट्स केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, ये हमारा अगर हम बात करें तो नदर्न स्टेट्स में भी आपको देखने मिलेंगे, वेस्टर्न स्टेट्स में भी मिलेंगे। जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में बेलगाम को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी आप बोल सकते हो, इसी कैटेगरी में डाल सकते हो। और ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है। कुछ 1985 में 28 पुलिसमैन की डेथ हुई थी इसी तरीके की फायरिंग में। मणिपुर के द्वारा बार बार ब्लॉकेड कर दिया जाता है, ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड बार बार हो रही है, ये सारे जो फीचर्स हैं वो इसी को दिखाते हैं। तो सर ये इश्यूज हो क्यों रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन तो है इसका माइग्रेशन।
बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो नॉन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेनली ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे क्या है नॉन फार्म जॉब्स उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या है लैंड के लिए इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई माइग्रेट करके आ रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो कोई भी अपनी ज़मीन यहाँ पे छोड़ना नहीं चाह रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो इन एरियाज में जो सन ऑफ सॉइल की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, मिट्टी के लाल वाली के, जहाँ के हम हैं वहीं के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, तो सन ऑफ सॉइल की पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हावी है, उसके चलते भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। फिर वाटर शेयरिंग की बात आ जाती है कि अब यहाँ से कोई नदियाँ निकल रही हैं तो उनका वाटर किस तरीके से शेयर होगा। अगर कोई एक स्टेट में से ही वो पूरी नदी निकल रही है तो पूरा का पूरा पानी वो रख सकता है। तो अब क्योंकि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो डिमांड वाटर की बढ़ रही है, सप्लाई उसके मुकाबले कम हो रही है, तो वाटर शेयरिंग को लेके भी ये इशू होता है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी की बात आ जाती है कि देखो यहाँ पे हर एक छोटे छोटे स्टेट का अपना खुद का कल्चर है, तो उसको लगता है कि अगर दूसरा कोई मेजोरिटी वाला वहां पे आ गया तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो सकती है, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी कौन हो जाएगा, असम, वहीं पे मिजोरम माइनॉरिटी हो गया, तो उसको लगता है कि असम के लोग अगर आ जाएंगे तो उसकी जो मीजो आइडेंटिटी है वो खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ा कॉज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है हमारे यहाँ पे, कि बेसिकली कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की हम बात करते हैं कि यूनियन स्टेट के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, स्टेट स्टेट के रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो सेंटर इन चीज़ों को मैनेज करने में फेलियर हो गया, या हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक और रीजन कंसीडर किया जाता है जो असम के द्वारा दिया जाता है। असम यहाँ पे बोलता है कि मिजोरम के थ्रू हमारे यहाँ पे ड्रग सप्लाई हो रहा है, जो कि बांग्लादेश या म्यांमार के साइड से जो ड्रग आता है तो वो बोला जाता है कि मिजोरम के थ्रू असम में पहुंचता है और फिर वो इसी तरीके से पूरे देश में फैलाया जाता है। तो सर इन सारे इश्यूज की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है, तो सबसे पहला तो क्या है कि ट्रस्ट डेफिसिट सर यहाँ पे हो सकता है। ट्रस्ट डेफिसिट रिजल्ट करता है हमेशा वायलेंट फॉर्म में, जैसा अभी हमने देखा अभी, और इसी तरीके के अगर और इंसिडेंसेस भी होते रहे तो इन फ्यूचर यहाँ पे ये वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, दंगे वाली नौबत भी आ सकती है। दूसरा क्या है कि जो लोग हैं उनके बीच में आपस में हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब हेट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर सेसेशन की डिमांड्स उठने लगती है, लोग अलग देश बनाने की बात कर सकते हैं, और खासकर जब बॉर्डर एरियाज हों तो इन पे ये चीजें करना और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अगर इन इश्यूज को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो दूसरे देश वहां पे हावी हो सकते हैं। इसी से निकलता है हमारा थर्ड पॉइंट कि जब भी क्या होता है बेसिकली इस टाइप के कोई इश्यूज आते हैं, जैसे नागालैंड का जब इशू सॉल्व नहीं किया गया था तो नागालैंड वहां पे जो चीफ्स थे उन्होंने भारत सरकार को धमकी दी थी कि हम चाइना का फेवर कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे पोजीशन हो सकती है कि अगर सेंटर गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं लेती है तो चाइना यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है, चाइना का छोड़ो बांग्लादेश इंटरफेयर कर सकता है। तो यहाँ पे एक इंक्लिनेशन हो सकता है, चाइना तो हमने बोला है दूसरी कंट्रीज के टूवर्ड्स भी। फिर यहाँ पे एक डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली किसी इशू को अगर आप सही तरीके से डील नहीं करते हो या खत्म नहीं करते हो तो जो दूसरे स्टेट्स होते हैं उनको भी लगने लगता है कि हाँ हम अपनी डिमांड इसी तरीके से उठाएंगे तो हमारी डिमांड भी फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर कोई एक बच्चा जिद कर रहा है और उसकी डिमांड फुलफिल हो जाती है तो दूसरे बच्चे को लगता है कि मैं भी जिद करूंगा मेरी डिमांड भी पूरी हो जाएगी, इसको बोला जाता है डोमिनो इफेक्ट। तो सेम इसी टाइप से अगर इनकी डिमांड फुलफिल कर ली गई, अगर ऐसे वायलेंस के चलते और चीजों को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो कल के दिन दूसरे स्टेट्स भी जो रहेंगे वो इसी तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं। प्रेजेंट सिनारियो की अगर हम बात करें तो सेंटर अभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है सेंटर गवर्नमेंट की। सेंटर गवर्नमेंट ने दोनों यहाँ पे जो सरकारें हैं उनको मिलके बैठ के बातचीत कराई है और दोनों गवर्नमेंट्स ने बोला है कि हम मिलके इस इशू को डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट का अभी जो मुद्दा है वो है यहाँ पे वायलेंस को रोकना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीएपीएफ को डिप्लॉय कर दिया है। सीएपीएफ के एक्स्ट्रा यहाँ पे कंपनीज को डिप्लॉय किया गया। जिन लोगों की डेथ हुई है उनको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है। साथ में गवर्नमेंट ने दोनों यहाँ पे जो पार्टीज हैं असम और मिजोरम उनसे बोला है कि आप स्टेटस को मेंटेन करके रखोगे कि जो नो मैंस लैंड वाला एरिया है वहां पे कोई भी एंटर नहीं करेगा। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने अंडर में कमेटी बनाई थी इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। कुछ दिन पहले ही जो हमारे होम सेक्रेटरी थे उन्होंने इन स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनकी मीटिंग कंडक्ट कराई। यूनियन ने यहाँ पे सीएम की मीटिंग कंडक्ट कराई। तो ऐसा नहीं है कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं, स्टेप इसके लिए बराबर लिए जा रहे हैं।
वे फॉरवर्ड सर क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि जो एक्चुअल बॉर्डर है उसकी आप सैटेलाइट मैपिंग करो और फिर ग्राउंड लेवल पे, कि बेसिकली जो ब्रिटिशर्स गलती करके गए ना कि ग्राउंड लेवल पे उन्होंने नहीं देखा कि कहाँ पे हिल है कहाँ पे रिवर है, तो उस चीज को अब आप सॉर्ट करो, ठीक है, कि वहां पे क्या करो, ग्राउंड लेवल की एक्चुअल मैपिंग करके आप देखो कि अच्छा हिल्स आ रही है तो कहाँ से कैसी बाउंड्री बनानी है, और अब यूनियन को बीच में आना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो हम दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 में दिया है, और जो हमने लीगली जोनल काउंसिल्स बनाई है इनका यूज किया जा सकता है कि दोनों स्टेट्स को वहां पे बिठाया जाए और स्टेट्स के साथ वहां पे बातचीत हो और उसके थ्रू इसको सॉल्व किया जा सके। तो इन दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके बाद जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं कि यूनियन स्टेट को मिलकर साथ में चलना है स्टेट स्टेट को, तो यहाँ पे बेसिकली मेन रोल होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट को एक डील करानी चाहिए जिसमें वो ऐसा ब्रोकर का रोल करे कि मीडिएटर वो रहे यूनियन गवर्नमेंट, और दोनों स्टेट मिलके यहाँ पे एक डील करें। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एनक्रोचमेंट किए गए हैं दोनों साइड से, चाहे फिर वो असम की बात हो या मिजोरम की, कि अगर कोई फ्री लैंड पड़ी हुई है या नो मैंस लैंड वाला एरिया है और किसी दूसरे स्टेट ने उसको एनक्रोच करके रखा है तो उसको फ्री कराने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेटस को जो बना हुआ है कि नो मैंस लैंड में कोई नहीं जाएगा, सीएफपीएफ की कंपनीज डिप्लॉय होंगी वहां पे, इस चीज को मेंटेन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इस इशू को खत्म जब ही किया जा सकता है जब इस एरिया में वायलेंस रुकेगा। तो मेन जो यहाँ पे स्टेप लेना है वो क्या है, वायलेंस को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था असम और मिजोरम से रिलेटेड कि किस वजह से ये डिस्प्यूट था, क्या कारण थे इन सबके। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, वीडियो पे लाइक्स बहुत कम आते हैं, वॉचिंग अच्छी आ रही है लेकिन लाइक नहीं आ रहे, तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।